दोस्तों नमस्कार। परीक्षा खबरी 1 अगस्त 2021 थोड़ा सा लेट हो गया। आज रात आप लोगों को महीने भर वाला भी मिल जाएगा, तो पूरे अगस्त माह का वीडियो मिल जाएगा और पीडीएफ आपको जो हम देते हैं एक मैगज़ीन, वो भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया रहेगा। उसी लिंक पे जो टेलीग्राम लिंक्स हैं वहाँ पे पीडीएफ भी शेयर कर दी जाएंगी, वो आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए आइए 1 अगस्त की महत्वपूर्ण खबरों को देख लेते हैं। 1 अगस्त को पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया है 2021 में। ध्यान रखिएगा, कानून मुस्लिम महिलाओं में जो 3 तलाक के अगेंस्ट कानून बना था, तो वो कानून 2019 में बना था, लेकिन 2020 में न मना करके पहली बार मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के रूप में 1 अगस्त 2021 को मनाया जा रहा है। ये बात ध्यान रखिएगा, बहुत की पॉइंट है। तो केंद्र सरकार ने 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस के तौर पर मनाने का फैसला किया है। अब सवाल यह है कि 1 अगस्त की तारीख को ही क्यों चुना गया। दरअसल 2 वर्ष पहले 1 अगस्त 2019 को 3 तलाक को अपराध घोषित कर दिया गया था। इस संबंध में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी कहते हैं कि 3 तलाक को कानूनन जुर्म घोषित किए जाने के बाद इसमें कमी आई है। ख़ास बात यह है कि मुस्लिम महिलाओं को खौफ से आज़ादी मिली है, जिसके साए में वो जीने के लिए मजबूर थीं। ध्यातव्य है कि मुस्लिम जो धर्म है उसके जो कानून का सबसे प्रमुख स्रोत माना जाता है कुरान और अहदीस, दोनों में ही कहीं भी 3 तलाक का या तलाक़े बिद्दत का जिक्र नहीं है। ध्यातव्य है कि मुस्लिम धर्म में 2 तरह के विवाह मुख्यतः प्रचलित हैं, तलाक़े सुन्नत, तलाकुल सुन्नत और तलाकुल बिद्दत। तो ये तलाकुल बिद्दत जो एक बहुत ही कठोर तरीका माना जाता है, बहुत अत्याचारी तरीका था 3 तलाक। और ध्यातव्य है कि 20 से ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, वहाँ पर ये पहले से ही बैन है ना। तो वो इसको धर्म के अनुसार नहीं मानते हैं। तो यहाँ पर आपको पता है, इसके बारे में पूरी मूवीज़ भी आ चुकी हैं कि किस तरह से अत्याचार होता था, एक तरफा था पूरी तरीके से। तो तलाक़े बिद्दत को यहाँ पे बैन किया गया, उसे गैर कानूनी किया है। और बाकी जो तरीके थे, जिसमें तलाकुल सुन्नत के अंतर्गत तलाक़ हसन और तलाक़े हसन, ये 2 तरह के आते हैं, जिसमें भी मोहम्मद साहब ने तलाक़े हसन को सबसे उत्तम तरीका बताया था, जिसमें 3 बार 3 महीने के अंतराल में बोलना होता है। मतलब कि एक बार बोल दिया तो उसके बाद 3 महीने का समय मिलता है। उस समय अगर दोनों लोग समझौता करना चाहें तो तलाक रुक जाएगा, तो सबसे उत्तम तरीका माना जाता है। लेकिन ये भी ध्यान देने वाली बात है कि मुस्लिम महिलाओं को तलाक देने का अधिकार धर्मानुसार नहीं था, बल्कि मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत उनको अधिकार दिया गया था, जिसमें 9 ऐसे आधार बताए गए हैं। उन आधार पर मुस्लिम महिला भी चाहे तो उस कानून के अंतर्गत विवाह विच्छेद या तलाक ले सकती है। इसके अलावा भी खुला और मुबारत जैसी पद्धतियां भी प्रचलित हैं तलाक लेने की, जो अच्छी पद्धतियां मानी जाती हैं। जे केवल बवाल था तलाकुल बिद्दत को लेकर के, जिसमें अगर बेहोश होकर भी 3 बार तलाक की घोषणा कर दी तो उसको तलाक मान लिया जाता था। सपने में बोल दिया तो भी आपने देखा ही होगा। ठीक है, इसमें 2 केसेस याद रखिएगा अगर जब भी परीक्षा में आपको लिखना हो। पहला केस था जो शाहबानो बेगम का था, मोहम्मद अहमद खान उनके पति थे, उनके साथ था 1984 में। जिसके बाद सीआरपीसी का जो सेक्शन नंबर 125 है, 125 है, उसमें मुस्लिम महिलाओं को भी भरण पोषण के अधिकार की डिक्री लेने का अधिकार मिल गया था। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरुओं के दबाव में सरकार ने उसके अगेंस्ट एक कानून बना दिया था। फिर शबाना बानो बेगम का केस आया 2010 में, इमरान खान जो उनके पति थे उनके अगेंस्ट, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि नहीं, सीआरपीसी का जो सेक्शन 125 है भरण पोषण, वो सभी महिलाओं के, सभी धर्म की महिलाओं के लिए है। सभी धर्म की महिलाएं उस सेक्शन के तहत अपने पति से विवाह विच्छेद के बाद भी भरण पोषण की हकदार हैं। ठीक है, उसके बाद ही 3 तलाक के ख़िलाफ़ जो है कई महिलाओं ने 3 या 4 महिलाओं ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी। अंततः 2018 में ये नौबत आई कि सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया कि 3 तलाक के खिलाफ कानून बनाए। 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री नकवी और केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव मौजूद रहे।
नकवी ने कहा कि 3 तलाक को कानूनी तौर पर अपराध बनाकर मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मविश्वास को पुख्ता कर उनके संवैधानिक मौलिक लोकतांत्रिक अधिकारों को सुनिश्चित किया है। विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस 30 जुलाई को मनाया जाता है। देखिए 2 दिवस छूट गए थे, 29 जुलाई 30 जुलाई का, तो उसको भी इसमें कवर कर दे रहे हैं। मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 30, अब यहाँ पर मैं पूछूंगा कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो मानव के अवैध व्यापार या मानव तस्करी पर रोक लगाता है, कौन सा वो अनुच्छेद है, आपको ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। तो मानव तस्करी के विरुद्ध जागरूकता पैदा करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष 30 जुलाई को विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस का आयोजन किया जाता है। इस दिवस का लक्ष्य आम जनमानस को मानव तस्करी जैसे गंभीर अपराध के विषय में शिक्षित करना है, ताकि महिलाओं और बच्चों को जबरन श्रम एवं वेश्यावृत्ति से बचाया जा सके। विश्व मानव तस्करी रोधी दिवस को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा मानव तस्करी के मुद्दों से निपटने के साधन के रूप में वर्ष 2013 में नामित किया गया था, तब से ये मनाया जाता है। वर्ष 2003 से यूएन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम लोगों को बंदी बनाने वाले रैकेट से बचाने और उनकी पहचान करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। वर्ष 2021 के लिए इस दिवस की जो थीम रही, क्या रही? विक्टिम्स वाइज लीड द वे। विक्टिम्स वाइज लीड द वे, ये इस बार की थीम रही। एक और महत्वपूर्ण दिवस 29 जुलाई को जो मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस। इसके बारे में देखेंगे। प्रतिवर्ष 29 जुलाई को लुप्तप्राय बाघ प्रजाति की लगातार कम होती जा रही आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। इस दिवस की घोषणा वर्ष 2010 में रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में आयोजित टाइगर समिट में की गई थी। इस बाघ शिखर सम्मेलन में भागीदार प्रतिनिधियों, जिन देशों में बाघ पाए जाते हैं उनके प्रतिनिधि द्वारा वर्ष 2022 तक अपने देशों में बाघों की आबादी को दोगुना करने का प्रयास करने की घोषणा की गई थी 2010 में। इसके पहले मैं बता दूं कि वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के बाद 1973 में भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी। उसके बाद से वृद्धि लगातार देखी गई है बाघों की संख्या में, लेकिन सबसे ज़्यादा वृद्धि तब देखी गई जब एक अधिकरण बना दिया गया, कानूनी एक अधिकरण। चलिए आइए हम आगे उसके बारे में, अधिकरण के बारे में भी देखेंगे थोड़ा सा। तो वर्ष 2022 तक अपने देशों में बाघों की आबादी को दोगुना करने की प्रयास करने की घोषणा कहाँ पर हुई थी, पूछ सकता है। तो जो पीटर्सबर्ग में रूस के 2010 में टाइगर समिट हुआ था, वहाँ पे किया गया था। तो वैश्विक बाघ दिवस 2021 का थीम इस बार क्या है? बाघों का अस्तित्व हमारे हाथों में है, देयर सर्वाइवल इज़ इन आवर हैंड्स, ये इस बार की थीम है, ध्यान रखिएगा। आबादी से संबंधित बाघों की जो जनसंख्या, उससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर के अनुसार पिछले 150 वर्षों में बाघों की संख्या 95% तक कम हो गई है। भारत में रॉयल टाइगर्स या बंगाल टाइगर्स पाए जाते हैं और यहाँ वर्तमान में बाघों की संख्या 2967 है, जो कि बाघों की कुल वैश्विक आबादी का 70% है। देश में बाघों की सर्वाधिक संख्या मध्य प्रदेश में है 526, इसके पश्चात क्रमशः कर्नाटक और उत्तराखंड का स्थान है। मध्य प्रदेश का बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान रॉयल बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ भारत में बाघों का सर्वाधिक घनत्व पाया जाता है। मध्य प्रदेश का कान्हा बाघ अभ्यारण्य भूर सिंह बारासिंगा को आधिकारिक तौर पर अपने शुभंकर के रूप में पेश करने वाला भारत का पहला बाघ अभ्यारण्य है। ये प्रश्न आ भी चुका है। तो कान्हा बाघ अभ्यारण्य जो मध्य प्रदेश में स्थित है, वहाँ पर शुभंकर के रूप में पेश किया है भूर सिंह बारसिंघा को। वैश्विक तथा राष्ट्रीय स्तर पर बाघ संरक्षण के जो प्रयास हुए हैं, उसमें सबसे प्रमुख प्रयास अगर कहा जाए तो भारत में राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी की स्थापना ये 2006 में की गई थी। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये कार्य करता है। विधिक संस्था है, विधि द्वारा इसका गठन हुआ है। इस प्राधिकरण के द्वारा ऐसे प्रयास किए गए कि भारत में अभूतपूर्व वृद्धि बाघों की संख्या में देखी गई है। तो वन संरक्षकों के लिए एक मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम एम स्ट्रिप से याद कर लीजिए, आया भी है, यूपीएससी में आ चुका है। मॉनिटरिंग सिस्टम फॉर टाइगर्स इंटेंसिव प्रोटेक्शन एंड इकोलॉजिकल स्टेटस, ये इसने कार्यक्रम लॉन्च किया था। वर्ष 2010 में आयोजित पीटर्सबर्ग टाइगर समिट में वैश्विक स्तर पर 13 बाघ रेंज वाले देशों के नेताओं ने
TX2, ध्यान रखिएगा, TX2 नारा किससे संबंधित है? बाघों की संख्या दोगुना करने से संबंधित है। T×2 या TX2, इसको पढ़िए, मतलब T मतलब टाइगर और X का मतलब आप गुणे समझिए, मल्टीप्लिकेशन, ×2 मतलब दो गुना। तो ये किससे संबंधित है? टाइगर से। विश्व बैंक ने अपने ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव कार्यक्रम के माध्यम से अपनी उपस्थिति और संगठन क्षमता का उपयोग करते हुए बाघ एजेंडे को मजबूत करने हेतु वैश्विक साझेदारों को एक मंच पर एकत्रित किया है। तो ग्लोबल टाइगर इनिशिएटिव किससे संबंधित है? विश्व बैंक से संबंधित है, ध्यान रखिएगा। भारत में वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, जो वर्तमान में 50 से अधिक संरक्षित क्षेत्रों में देश के भौगोलिक क्षेत्र के लगभग 2% के बराबर क्षेत्रफल में सफलतापूर्वक जारी है। इनकी अभी हाल ही में राजस्थान के एक अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, ठीक है, टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। उसको मिला करके भारत में अब कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। मैगजीन में भी बता चुके हैं, 2-3 वीडियो में भी चर्चा कर चुके हैं। तो आप लोगों को याद रहता है कि नहीं? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा वो कौन सा अभ्यारण्य है राजस्थान वाला, और अब कुल कितने टाइगर रिजर्व हो गए हैं। भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में इसको रखा गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ रेड लिस्ट में लुप्त प्राय एंडेंजर्ड स्पीसीज की श्रेणी में इसको रखा गया है। लुप्त प्राय वन्यजीव तथा वनस्पति प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभी समय साइट्स के परिशिष्ट वन में बाघों को रखा गया है। EOS 03 उपग्रह क्या है? तो इसरो द्वारा वर्ष 2021 के अंत तक पृथ्वी का प्रेक्षण करने के लिए, ध्यान रखिएगा, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है ये EOS, पृथ्वी का प्रेक्षण करने के लिए जियो इमेजिंग उपग्रह EOS 03 प्रक्षेपित किए जाने का कार्यक्रम है। EOS 03 एक भू प्रेक्षण उपग्रह है। पिछले वर्ष इसरो द्वारा EOS 01 भू प्रेक्षण उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था, जो कि रडार इमेजिंग सैटेलाइट का एक प्रकार था, और यह रिसैट 2B और रिसैट 2BR1 उपग्रहों के साथ कार्य करेगा। इसके अनुप्रयोग क्या होंगे? तो EOS 03 उपग्रह बाढ़ एवं चक्रवात जैसी प्राकृतिक आपदाओं की वास्तविक समय निगरानी करने में सक्षम होगा। इसके साथ ही EOS 03 उपग्रह जल निकायों, फसलों, वनस्पति स्थिति, वन आवरण परिवर्तन की निगरानी आदि करने में सक्षम होगा। इसरो द्वारा लॉन्च किए गए अन्य भू प्रेक्षण उपग्रह जो हैं पिछले समय में रिसोर्सेट 2 था, 2A था, कार्टोसेट 1, 2, 2A, 2B, रिसैट 1 एंड 2, ओशनसेट 2, मेघट्रॉपिक्स, सरल और स्कैटसेट 1, इनसैट 3DR, 3D आदि प्रमुख हैं। भारत इंडोनेशिया समन्वित गश्ती का 36वां संस्करण हाल ही में प्रस्तुत किया गया। तो 36वां संस्करण था ये भारत इंडोनेशिया और की नौसेनाओं के बीच। इसका उद्देश्य क्षेत्र में नौवहन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इंडोनेशिया के साथ जो सैन्य अभ्यास होते हैं, इसके अलावा कॉर्पेट के अलावा, ये कॉर्पेट था, ध्यान रखिएगा, कॉर्पेट था इंडोनेशिया के साथ 36वां। इसके अलावा इंडोनेशिया के साथ जो हमारे जो सैन्य अभ्यास होते हैं, जिसमें समुद्र शक्ति है, ये एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास है। वहीं गरुण शक्ति है, जो एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है इंडोनेशिया के साथ। 14 कलाकृतियाँ भारत को लौटाने की घोषणा हाल ही में ऑस्ट्रेलिया की राष्ट्रीय गैलरी द्वारा अपने एशियाई कला संग्रह में संत साबंदर की मूर्ति सहित 14 कलाकृतियाँ भारत को लौटाने की घोषणा की गई है। नित्य बाल मुद्रा में बाल संत साबंदर की यह प्रतिमा 12वीं शताब्दी के चोल वंश से संबंधित, ध्यान रखिएगा। साबंदर दक्षिण भारत में सकृत 63 नयनार संतों में से एक थे। साबंदर जो नयनार संत थे, शिव भक्त थे, उनमें से एक थे। इन संतों ने भक्ति कविता और गीतों के माध्यम से शिव जी की आराधना को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नयनार संतों की संख्या 63 थी और अलवार संतों की संख्या 12 थी, जो कि विष्णु भगवान के भक्त थे। इसरो नासा का संयुक्त मिशन निसार उपग्रह 2023 में लॉन्च होगा, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है। इसका उद्देश्य उन्नत रडार छवियों का उपयोग करके विश्व स्तर पर पृथ्वी की सतह में परिवर्तन को मापना है। 2023 की शुरुआत में लॉन्च किया जाएगा। ये निसार एक संयुक्त पृथ्वी अवलोकन मिशन रडार इमेजिंग मिशन है, जिसका उपयोग ध्रुवीय, क्रायोस्फीयर और हिंद महासागर क्षेत्र सहित पूरी पृथ्वी के वैश्विक अवलोकन के लिए किया जाएगा।
थैंक्स फॉर वाचिंग। आप लोगों को किसी भी कोर्स से जुड़ना हो, यूपी पीसीएस या आरओ के प्रीलिम्स मुख्य परीक्षा, तो नीचे दिए गए नंबर पे संपर्क करके जुड़ सकते हैं। मॉक टेस्ट पीडीएफ फॉर्म में उपलब्ध हैं। यूपी पीसीएस के आरओ के भी 8 अगस्त से शुरू हो रहे हैं। आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रहा है मुख्य परीक्षा के लिए, आप लोग चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। लोक प्रशासन का आंसर राइटिंग कार्यक्रम शुरू हो चुका है, वो आप लोग अवश्य ज्वाइन कर लें, लोक प्रशासन वाले। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।